मैं सबसे पहले तो कहूंगा कि आज जिस बढ़िया माहौल में आज आप डिबेट करवा रहे हैं और हमारे किसान नेता, हमारे किसान भाई जिस मैच्योरिटी का इस समय उदाहरण दे रहे हैं, उसके लिए सच में उनको सैल्यूट करने का मन कर रहा है। लेकिन साथ में हमें ये भी समझना पड़ेगा कि देखिएगा, जैसे किसान हमारे लिए पूजनीय है, हम उसको अन्नदाता कहते हैं। जरा सोच के देखिएगा, मैं अपने किसान भाई से ही पूछता हूँ, इसी देश में हमारी संस्कृति में डॉक्टर को भी पूजनीय कहा जाता है, शिक्षक को भी बड़ा ऊंचा दर्जा दिया जाता है। हमें सबको साथ लेके चलना है। अगर हम सिर्फ एक की बात मान लेते हैं ना, तो कल दूसरा प्रदर्शन ना करे कि भाई मेरे भी मानो, नहीं तो मैं भी सड़क पे बैठ जाऊंगा। सरकार को ये सब भी देखना होता है। अब देखिएगा, उन सब की जो इनकम है वो टैक्सेबल होती है। बिल्कुल। अब देखना बेहद खास है कि रविवार को जो समय दिया गया है, तारीख योगेश जी, आपको सभी आदरणीय को पैनलिस्ट और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने किसान नेता साहिब सिंह जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरह से पॉजिटिविटी का उन्होंने आज डिबेट में जो अपना मुजाहरा दिखाया है, हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं और रेसिप्रोकेट करने की भी पूरी प्रयास करेंगे। इसीलिए हमारे भी बार बार प्रयास यही है कि आपस में द्विपक्षीय वार्ता हो, जिसके लिए 8 फरवरी, 12 फरवरी, 15 फरवरी और 18 फरवरी की भी अगली डेट अब आ चुकी है। और इसी पॉजिटिविटी से हम दोनों पक्ष अगर एक दूसरे की बात सुनेंगे और ये समझेंगे कि अगर 15 में से 14 मांगे से 12 मान ली गई हैं और कुल 3 रह गई हैं, तो कहने का मतलब है हाथी निकल गया, पूंछ बाकी है। पॉजिटिविटी रखें, जरूर इसका निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी समझने की बड़ी जरूरी है, क्योंकि सरकार के सामने क्या दिक्कत आती है कि किसान ने झोली भर दी सरकार की वोट देके और दूसरी बार मोदी जी को पावर में लेके आए। लेकिन साथ ही में जब आपका एक डेमोक्रेटिक राइट है प्रदर्शन करने का, तो साथ ही में हमें यह भी समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक राइट को म्यूट करने का भी है एक आदमी का जो काम पे जाता है। डेमोक्रेटिक राइट उसका इमरजेंसी व्हीकल के निकलने का भी है। डेमोक्रेटिक राइट उसका ट्रेड करने का भी है। हम अपने डेमोक्रेटिक राइट के चक्कर में बाकी इमरजेंसी सर्विसेज को हॉल्ट कर दें, बिजनेस को हॉल्ट कर दें, गरीब लोगों की, रेडी वालों की, रिक्शा वालों की रोजी रोटी पे लात मार दें, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अपनी बात मनवाते और पता नहीं कितनों का नुकसान कर दें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसान अभी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बात करने के लिए 5 लोग, 10 लोग भी पर्याप्त हैं। 10,000 लोग नहीं चाहिए, 2,500 ट्रैक्टर नहीं चाहिए, 800 लॉरियां नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भोले भाले किसानों के बीच में जब पॉलिटिकल वल्चरिज्म करने वाले लोग घुस जाते हैं, राहुल गांधी जैसे, जो ये कहते हैं कि हम पावर में आ गए तो हम एमएसपी लागू कर देंगे, जबकि वो भूल जाते हैं कि 2004 से लेकर 6 तक 4 बार इसको ठंडे बस्ते में डाला गया और 14 तक इसको निकाला ही नहीं गया ठंडे बस्ते से। तो 10 साल आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट पे जम के बैठे रहे, आपने कुछ नहीं किया और आज आप सिर्फ आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी को, जब पंजाब से किसानों के जत्थे निकले तो आपने उनको समझाने का, रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। आज मांझी आके कहते हैं कि मैं इनका वकील बन के मैं बैठा हूं मीटिंग में। साहब, आप वकील बन के नहीं बैठे हो, आप पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बैठे हो, फायदा लेने के लिए बैठे हो। जब हरियाणा को मजबूरी में रोकना पड़ा, अगर वहीं पे पंजाब ही रोकने का प्रयास कर लेता तो शायद इतनी हालत खराब ना होती। और दिक्कत क्या है, दिल्ली में एक यूनियन टेरिटरी है, इतना इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, एम्बेसीज हैं, सारे कैबिनेट मिनिस्ट्री हैं, और पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि कुछ उपद्रवी इनके शांतिपूर्वक अभियान में घुस गए थे, जिन्होंने उपद्रव मचा दिया था। ऐसा ना हो, इसके लिए अगर दिल्ली सरकार को कहा जाता है कि भवाना स्टेडियम, आपकी जो आरोप है कांग्रेस पार्टी से वो तो मैं ले लूंगा, लेकिन छोटा सा जवाब दे दीजिए सर, क्योंकि किसान आशावान है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है, पेज फंस रहा है। जो किसानों की जो टोटल कर्ज माफी है, क्या वो प्रैक्टिकल मांग है? और दूसरा महत्वपूर्ण मांग कि एमएसपी पर जो गारंटी मांगी जा रही है पूरे देश में, क्या वो प्रैक्टिकल है? देखिए, मैं बता रहा हूं, पहली बात तो जो आपने बताया कि इनकी एक मांग जो कर्ज माफी है। देखिएगा, कर्ज माफी कभी भी परमानेंट नहीं होती। जब एक शब्द लगाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लोन वेवर,
ये पॉसिबल नहीं है किसी भी सरकार के लिए, ना ये तर्क संगत है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। लोन में माफी दी जाती है अगर कोई आपदा आ जाती है जिसकी वजह से किसान वो लोन चुका नहीं पाते या कोई भी, तो लोन रेट कम कर दिए जाएं या उसमें कुछ ईज आउट कर दिया जाए, और इसमें भी स्टेट बहुत हद तक कारगर साबित होती है। सेंटर की भी फंड्स आते हैं, इसमें मैं मना नहीं करता, लेकिन आप कहें कि जितना भी लोन जिसने भी लिया, जितनी बार भी लिया, सारा माफ कर दिया जाए, तो ऐसे तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। हर बार वो लोन लेगा, हर बार माफ कर देंगे, कितनी बार लेगा, कितना माफ कर देंगे, अगले 2 साल बाद फिर किसान नेता आंदोलन करेंगे और हम फिर कर्ज माफी करेंगे, फिर 2 साल बाद करेंगे, फिर किसानों को देख के बाकी व्यापारी करेंगे। देखिएगा, हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस की बातों को तो हम सीरियसली इसलिए नहीं लेते क्योंकि कांग्रेस का एक ही काम है और वो है किसी न किसी तरह, जैसे बारात में फूफा या ताई होती है जिसको बिगाड़ना होता है सारा काम, फैलाना चाहते हैं और इसका और इसके अलावा कोई मकसद नहीं। किसानों के साथ हमारी बातचीत एक पॉजिटिव मैनर में चल रही है, निष्कर्ष की तरफ बढ़ रही है। ये चाहते ही नहीं वो निष्कर्ष निकले, ये चाहते हैं किसी न किसी तरीके उसके बीच में बवाल पैदा हो। वो समझना पड़ेगा, हमें तो समझ है और अब खुशी है किसान नेता भी इनकी इस मंशा को समझ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें समझना 2-3 बातों को और पड़ेगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था कि कॉम्प्रिहेंसिव लोन वेवर देने में क्या दिक्कत है। दूसरी एक और दिक्कत आपको व्यूअर्स को समझना पड़ेगा कि क्यों हम लोग इनसे टाइम मांग रहे हैं, इनकी मांगों पे समझने के लिए। ये कह रहे हैं मनरेगा के अंदर जो है, जो आपने अभी 600 रुपया पर डे का दीजिए, लेकिन आपको मालूम है करंटली इस समय कितना दिया जाता है, 357 पर डे। तो 357 को 600 करना यानी ऑलमोस्ट डबल करना एकदम से इंस्टेंट डिसीजन ये नहीं हो सकता, और फिलहाल मैक्सिमम टेन्योर 100 दिन का होता है। इनकी मांग है कि उसको 200 दिन का कर दिया जाए, यानी दोनों चीजों को डबल करने की मांग की गई है, जो एकदम इंस्टेंट नहीं हो सकता। और जिन लोगों को नहीं पता हो उनके लिए बता दूं, जो मनरेगा है ना, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट गारंटी प्रोग्राम है, वर्क परमिट का गारंटी प्रोग्राम। इतने बड़े प्रोग्राम में अगर चेंज करना है, और वो भी चेंज 5-10% का नहीं, सीधा ही डबल करना है, तो वो एकदम से खड़े पांव नहीं हो सकता। दूसरी कई और मांगे इस तरह की हैं जो अभी जिनके ऊपर विचाराधीन है, जिनको अभी मैं डिटेल में नहीं लूंगा क्योंकि हमारी पॉजिटिव बात चल रही है, उसको छेड़ना जरूरी नहीं। मैं बताता हूं ना सर, एक्चुअली क्या होता है, जैसे कंपनी में बॉस ने किसी एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ानी हो जिसकी वो मांग कर रहा है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि अगर राम की बढ़ाएगा तो शाम भी मांगेगा, शाम की बढ़ाएगा तो घनश्याम भी मांगेगा। एक दिक्कत ये होती है। दूसरी दिक्कत कि एक साथ सैलरी बढ़ाने की बजाय वो हो सकता है थोड़ी सैलरी बढ़ा दे, थोड़ा ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ा दे, थोड़ा फेस्टिवल एडवांस बढ़ा दे, ये भी तरीके होते हैं। अब जो स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट है वो अपने आप में ये कहती है कि किसानों का जो लेवल है वो इम्प्रूव होना चाहिए, उनकी इनकम बढ़नी चाहिए, उनके अंदर खुशहाली आनी चाहिए, जिसके लिए MSP @P2+50 का प्रावधान है। अगर वो देना एकदम से हमें लगता है हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसके साथ में PM किसान फसल योजना दे रहे हैं, जिसमें 12 करोड़ बेनिफिशरीज को अब तक 3 लाख करोड़ रुपया दिया जा चुका है। हम इसमें PM फसल बीमा योजना दे रहे हैं, जिसमें 1.5 लाख करोड़ रुपया अब तक दिया जा चुका है और 40 करोड़ किसान पंजीकृत हो चुके हैं। हम PM किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को 5 लाख करोड़ दे चुके हैं। हम PM कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 57 लाख फसली बीमा को लेने का नियम इतना जटिल बनाया गया है कि किसान की फसल बर्बाद होने के बाद भी मेरे संज्ञान में भी ऐसा किसान नहीं है जिसको फसली बीमा मिला। करोड़ किसानों को कर चुके हैं। हम CAM के माध्यम से 1260 मंडियों को जोड़ चुके हैं। गैर बासमती चावल के, ठीक है जावेद जी, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है ठीक है आशीष जी। अब ये सारे कदम जो हैं ये मोदी सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए ही तो, ठीक है ठीक कॉल दी गई है। SKM यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद की कॉल दी है। आधी रात तक किसान संगठनों और सरकार के बीच तीसरे दौर की वार्ता हुई, लेकिन वार्ता कामयाब नहीं हुई। दरअसल MSP समेत कई मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी है और इसी बीच दिल्ली की तमाम सीमाओं पर तनाव बना हुआ है। किसानों को लेकर सियासत भी जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सरकार और किसान के बीच चल रहे इस घमासान में आखिर समाधान कब तक निकलेगा।
आज इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि उनके स्तर पर क्या कुछ निष्कर्ष निकल रहा है। लेकिन उसी बीच रुक कर रहे हैं एक बड़ी अहम खबर की तरफ। बड़ी खबर जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का आह्वान किया गया है। ग्रामीण भारत बंद पर राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने कहा कि भारत बंद में किसान नहीं जाएगा खेतों में। उन्होंने कहा कि अगर ये बंद सफल होता है तो आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे, अभी हम सब लोग एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसानों के साथ कुछ भी गलत हुआ तो हम उनके साथ खड़े हैं। तो बड़ी खबर जहां पर एमएसपी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें और कर्ज माफी जैसे मुद्दों को लेकर किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। किसान आंदोलन 2.0 की अगर बात की जाए तो तमाम सीमाओं पर किस तरह से किसानों का जमघट लगा हुआ है, वो तस्वीरें 4 आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। किस तरह से आंदोलन का चौथा दिन रहा। भारत बंद की बात सामने आई है। भारत बंद की अगर हम बात करें तो उसके तहत सुबह 6 से लेकर शाम 4 बजे तक बंद का कॉल दिया गया है। गांव बंद रहेंगे। खेतों में मनरेगा से जुड़े जो काम है वो बंद रखने की बात सामने आई है। सब्जियों और फलों की सप्लाई को बंद करने की बात की गई है। साथ ही साथ किसानों की तरफ से कहा गया कि पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए भी चक्का जाम किया जाएगा। तो भारत बंद का मतलब किसानों की तरफ से यह है। और अब तक जो बातचीत हुई है वो बातचीत बेनतीजा रही है। कल भी देर शाम बातचीत हुई, लेकिन अब रविवार का समय दिया गया है। एमएसपी गारंटी कानून के लिए प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों के भारत बंद को लेकर अब पुलिस भी अलर्ट हुई है। इसी बीच सरकार किसानों के बीच जो अब तक की जो बातचीत रही वो बेनतीजा रही है। और अब 18 फरवरी को फिर से किसानों के साथ बैठक होगी। तो भारत बंद की आज कॉल दी गई है। भारत बंद के तहत ग्रामीण भारत को बंद रखने का आह्वान किसान संगठनों के माध्यम से किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद का कॉल दिया गया है। और बड़ी बात, किसान नेता राकेश टिकैत ने थोड़े आक्रामक तेवर अपनाए हैं। यही कारण है कि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि खेतों में काम ना करा जाए, चक्का जाम किया जाए और मजदूर और किसान हड़ताल कर दें। तस्वीरें आपके सामने। किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है, पॉजिटिव चर्चा हुई है। और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। आज बहुत लंबी चौड़ी गलबात किसान संगठनां च ते केंद्र सरकार च हुई है। तीसरी मीटिंग है एक हफ्ते दे विच, क्योंकि पंजाब दा किसान सब तो वध प्रभावित है, अंदोलित है। इसलिए मेरा फर्ज बनता सी कि मैं पंजाब दे मुखिया होने दे नाते अपने लोगों के वकील के तौर पर इत्थे आवां। हर विषय ते यानी कि हर टॉपिक ते बहुत डिटेल च गल हुई है, जबकि किसान जिहड़े ने वो बार्डरां ते ही बैठे ने, कोई ऐदां दी गल नहीं हैगी। सो मैं कहा भी तुसीं साडे वाले पासे आके ड्रोन जिहड़ा है वो एडे एडे शैल सिट जांदा, किसानां ने दिखाए भी नहीं कि तां देखो कोई बगाने देश दे नागरिकां वाला साडे नाल तुसीं वितकरा ना करो या बर्तारा ना करो। आंदोलन चलेगा, आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से उतने दिन चलेगा
किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना उधर से होगी ना इधर से होगी। हम अपने किसानों को भी अपील करेंगे आपके माध्यम से, और सरकार ने जिम्मेदारी ली है कि उधर से आपके ऊपर किसी तरह का भी कोई शेलिंग वगैरह नहीं होगी। और हम भी अपने सभी भाइयों को निवेदन नहीं, अभी देखिए जब बैठकों का दौर शुरू होता है, बैठकें हो रही हैं, तब तो फिर मतलब इसका मतलब अगर हम आगे बढ़ेंगे फिर बैठक कैसे होगी। उन्होंने बैठक बुलाई है, बैठक में हम आए हैं, तो फिर ये तो रुकना पड़ता है ना। इसके लिए उतना देर टाइम हम देखेंगे, तो उसके बाद अगर देखेंगे, अगर एतवार को कोई हमें रिजल्ट नहीं पॉजिटिव मिलता तो फिर हमारा तो सुना आपने, चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हो, या फिर किसान नेता हो, उनका क्या कुछ कहना है। लेकिन अब तक जो 3 दौर की बातचीत हुई है उसका नतीजा क्या कुछ निकला, जानकारी आपके सामने। पहला राउंड 8 फरवरी को था, बातचीत का नतीजा बेनतीजा रही। दूसरा राउंड वार्ता का 12 फरवरी को आया, यह भी बेनतीजा रही। तीसरी तारीख 15 फरवरी यानी बीता दिन गुरुवार देर शाम, यह भी बेनतीजा रही। और अब चौथा राउंड 18 फरवरी को है, चंडीगढ़ में ये बैठक की बात सामने आई है। क्या होगा, बड़ा सवाल। तीसरे दौर की बातचीत में क्या कुछ हुआ, सकारात्मक चर्चा हुई है, कई मुद्दों पर सहमति भी बनी है, और रविवार को अगली बैठक का टाइम दिया गया है ताकि चर्चा को आगे बढ़ाए हर एक मुद्दे पर। क्योंकि जो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर पेंच फंसा हुआ है, पहला एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी, दूसरा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश, और तीसरा किसानों की कर्ज माफी पर बात। यहीं पर मामला फंसता नजर आ रहा है, और संवाद के माध्यम से ये 3 महत्वपूर्ण अगर समस्याओं का समाधान होता है तो किसान भी संतुष्ट होते हुए नजर आएंगे। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं 4 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता डॉक्टर आशीष हांडा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत शुक्रिया आपका। जावेद अंसारी जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ, स्वागत शुक्रिया आपका। किसान नेता साहिब सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत शुक्रिया आपका। और राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, स्वागत शुक्रिया आपका। साहिब जी, शुरुआत में आप ही से कर रहा हूं क्योंकि आज किसानों की तरफ से ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया गया है। अब तक के प्रोसीजर को किसान संगठन किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि डिटेल वार्ता के साथ हर समस्या का समाधान संभव है। 13 महत्वपूर्ण मांगे थी, 10 मान ली गई हैं, 3 रह गई हैं। चर्चा को आगे बढ़ाइए, विस्तार से चर्चा कीजिए, परमानेंट सॉल्यूशन लेकर आप वापस जाइए। धन्यवाद योगेश जी। जब सरकार सकारात्मक रूप से हमारे साथ बात कर रही है और पॉजिटिव तरीके से बात कर रही है, हमारी मांगों को मान रही है, तो हम भी पॉजिटिव हैं। हम उतने ही पॉजिटिव होकर सरकार के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। और जो हमारी मुख्य मांग है एमएसपी पे कानून की गारंटी, और दूसरा किसानों की कर्ज माफी, और तीसरा जो है स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट सिफारिशें हैं उनको लागू करना। अगर सरकार इन मुद्दों पे सहमत है तो हमें कोई भी आंदोलन करने का या ऐसा कोई शौक नहीं है। हम लोग अपनी मांगों, अगर सरकार स्वीकार कर लेती है हमारी मांगे, तो हम लोग अपने काम में लग जाएंगे। और जहां आज संयुक्त किसान मोर्चे के बंद का आह्वान था, तो गांव में यहाँ ग्रामीण वासी सब लोग उस पूरी तरह से सहमत है। उत्तराखंड के अंदर भी किसानों ने इस बंद को समर्थन किया है, और लगभग पूरे देश में जहां जहां भी हमारा संपर्क हो रहा है, सब लोग इस आंदोलन, जो आज शांतिपूर्वक ग्रामीण बंद का आह्वान था, वो सफल है जी। अब एक बड़ा सवाल है साहिब जी, उसके बाद में फिर आशीष जी के पास आऊंगा, कि अगर हर समस्या का समाधान वार्ता संवाद से हो सकता है तो फिर इस आंदोलन की जरूरत क्या आन पड़ी, ग्रामीण भारत बंद की आह्वान की क्या जरूरत आन पड़ी? क्योंकि जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आई कि गांव बंद रहेंगे, खेती मनरेगा से जुड़े काम बंद रहेंगे, सब्जियों और फलों की सप्लाई शहरों में रोकी जाएगी, सर इसकी क्या जरूरत है? आपको नहीं लग रहा कि जो एक आम दिनचर्या है, जो डे टू डे प्रोटोकॉल है, वो इससे कहीं ना कहीं लोग परेशान होते नजर आएंगे? लेकिन योगेश जी, ये एक संकेत है जो आप हमारे एक दल विशेष के लोग पूरे देश की जनता को समझाते हैं कि ये मुट्ठी भर लोग क्या करना चाहते हैं, ये कुछ आतंकी संगठन है, या ये जो भ्रमित करते हैं, किसानों को नकली किसान बताते हैं। तो हम एक ये संकेत देते हैं कि अगर हम लोग नहीं रहे तो ये आपकी दिनचर्या प्रभावित होगी। आपके सामने ये समस्या है कि देश के लोगों को पता चले जो किसान का हमारी जिंदगी में क्या रोल है। सरदार सिंह पंडेर का जो बयान सामने आया है बीते दिन, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उससे आप किस तरह से देखते हैं? 400 किसानों के आसपास घायल होने की बात वो कह रहे हैं कि हमारे किसानों पर बल प्रयोग किया जा रहा है, सोशल मीडिया हैंडल्स बंद किए जा रहे हैं,
क्योंकि विरोधाभास है, कोई कह रहा है कि ऐसा है, कोई कह रहा है ऐसा नहीं है। ऐसा है, जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो अपने सुरक्षा बलों को या अपनी पुलिस को निर्देश दिया गया है, उन्होंने बल का प्रयोग किया है। उसमें उन्होंने आंसू गैस के गोले, रबर बुलेट्स आदि का प्रयोग किया है, जिससे किसान घायल हुए हैं। किसान अपनी बात को लेकर दिल्ली की ओर आ रहे थे। आप उनके साथ वार्ता करके आपको उनको दिल्ली आने दीजिए, कोई एक आध स्टेडियम प्रोवाइड करा देते, आप वहां बैठा देते, किसानों को आने दीजिए दिल्ली। ठीक है। और जो सरकार का जो एक शिष्टमंडल दल आज बात कर रहा है, वो बात करता रहता साथ में। ठीक है। डॉक्टर आशीष आडा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष, किस तरह से देख रहे हैं 3 राउंड की बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन चौथे दौर की बातचीत में काफी आशावान नजर आ रहे हैं किसान संगठनों का कहना है कि अगर ऐसी बातचीत आगे बढ़ी तो उम्मीद करते कि हम भैया समाधान लेकर जाएंगे। सर, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है शायद। नहीं, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। जी सर, बताएं प्लीज। योगेश जी आवाज आ रही है आपको? जी आशीष जी बताएं प्लीज, अपनी बात रखें। जी 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 योगेश जी, आपको सभी आदरणीय को पैनलिस्ट और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने किसान नेता साहिब सिंह जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरह से पॉजिटिविटी का उन्होंने आज डिबेट में जो अपना मुजाहरा दिखाया है, हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं और रेसिप्रोकेट करने की भी पूरी प्रयास करेंगे। इसीलिए हमारे भी बार बार प्रयास यही है कि आपस में द्विपक्षीय वार्ता हो, जिसके लिए 8 फरवरी, 12 फरवरी, 15 फरवरी और 18 फरवरी की भी अगली डेट अब आ चुकी है। और इसी पॉजिटिविटी से हम दोनों पक्ष अगर एक दूसरे की बात सुनेंगे और ये समझेंगे कि अगर 15 में से 70 मांगे से 12 मान ली गई हैं और कुल 3 रह गई हैं, तो कहने का मतलब है हाथी निकल गया, पूंछ बाकी है। पॉजिटिविटी रखें, जरूर इसका निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी समझने की बड़ी जरूरी है, क्योंकि सरकार के सामने क्या दिक्कत आती है कि किसान ने झोली भर दी सरकार की वोट देके और दूसरी बार मोदी जी को पावर में लेके आए। लेकिन साथ ही में जब आपका एक डेमोक्रेटिक राइट है प्रदर्शन करने का, तो साथ ही में हमें यह भी समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक राइट को म्यूट करने का भी है एक आदमी का जो काम पे जाता है। डेमोक्रेटिक राइट उसका इमरजेंसी व्हीकल्स के निकलने का भी है। डेमोक्रेटिक राइट उसका ट्रेड करने का भी है। हम अपने डेमोक्रेटिक राइट के चक्कर में बाकी इमरजेंसी सर्विसेज को हॉल्ट कर दें, बिजनेस को हॉल्ट कर दें, गरीब लोगों की, रेडी वालों की, रिक्शा वालों की रोजी रोटी पे लात मार दें, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अपनी बात मनवाते और पता नहीं कितनों का नुकसान कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसान अभी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बात करने के लिए 5 लोग 10 लोग भी पर्याप्त हैं। 10,000 लोग नहीं चाहिए, 2,500 ट्रैक्टर नहीं चाहिए, 800 लॉरियां नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भोले वाले किसानों के बीच में जब पॉलिटिकल वल्चरिज्म करने वाले लोग घुस जाते हैं, राहुल गांधी जैसे, जो ये कहते हैं कि हम पावर में आ गए तो हम एमएसपी लागू कर देंगे, जबकि वो भूल जाते हैं कि 2004 से लेकर 6 तक 4 बार इसको ठंडे बस्ते में डाला गया और 14 तक इसको निकाला ही नहीं गया ठंडे बस्ते से। ठीक है। तो 10 साल आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट पे जम के बैठे रहे, आपने कुछ नहीं किया और आज आप सिर्फ आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी को, जब पंजाब से किसानों के जत्थे निकले तो आपने उनको समझाने का, रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। आज मांझी आके कहते हैं कि मैं इनका वकील बन के मैं बैठा हूं मीटिंग में। साहब, आप वकील बन के नहीं बैठे हो, आप पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बैठे हो, फायदा लेने के लिए बैठे हो। जब हरियाणा को मजबूरी में रोकना पड़ा, अगर वहीं पे पंजाब ही रोकने का प्रयास कर लेता तो शायद इतनी हालत खराब ना होती। और दिक्कत क्या है, दिल्ली में एक यूनियन टेरिटरी है, इतना इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, एम्बेसीज हैं, सारे कैबिनेट मिनिस्ट्री हैं, और पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि कुछ उपद्रवी इनके शांतिपूर्वक अभियान में घुस गए थे, जिन्होंने उपद्रव मचा दिया था। ऐसा ना हो, इसके लिए अगर दिल्ली सरकार को कहा जाता है कि बवाना स्टेडियम, आपकी जो आरोप है कांग्रेस पार्टी से वो तो मैं ले लूंगा, लेकिन छोटा सा जवाब दे दीजिए सर, क्योंकि किसान आशावान है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है, पेज फंस रहा है। जो किसानों की जो टोटल कर्ज माफी है, क्या वो प्रैक्टिकल मांग है? और दूसरा महत्वपूर्ण मांग कि एमएसपी पर जो गारंटी मांगी जा रही है पूरे देश में, क्या वो प्रैक्टिकल है? देखिए, किसान मैं बता रहा हूं, पहली बात तो जो आपने बताया कि इनकी एक मांग जो
कर्ज माफी है। देखिएगा, कर्ज माफी कभी भी परमानेंट नहीं होती। जब एक शब्द लगाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लोन वेवर, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी सरकार के लिए, ना ये तर्क संगत है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। लोन में माफी दी जाती है अगर कोई आपदा आ जाती है जिसकी वजह से किसान वो लोन चुका नहीं पाते या कोई भी, तो लोन रेट कम कर दिए जाएं या उसमें कुछ ईज आउट कर दिया जाए। और इसमें भी स्टेट बहुत हद तक कारगर साबित होती है। सेंटर की भी फंड्स आते हैं, इसमें मैं मना नहीं करता, लेकिन आप कहें कि जितना भी लोन जिसने भी लिया, जितनी बार भी लिया, सारा माफ कर दिया जाए, तो ऐसे तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। हर बार वो लोन लेगा, हर बार माफ कर देंगे, कितनी बार लेगा, कितना माफ कर देंगे। जावेद अंसारी जी, ये खुद सोचिए। एमएसपी, स्वामीनाथन आयोग, कर्ज माफी, ये समस्याएं आपकी पार्टी की सरकार के दौरान भी थी, आप लोग समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए, और अब जब फिर से मामला कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ नजर आ रहा है तो कांग्रेस पार्टी उसे और ज्यादा क्रूशियल बना रही है इस तरह के बयान देकर कि अगर हम सरकार में आ गए तो हम एमएसपी लागू कर देंगे। सर, ये सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल लागू करेंगे, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और हमने कभी नहीं कहा था कि 2004 से 2014 तक हम लागू करेंगे। दूसरा, 205 सिफारिशें दी थी, 201 सिफारिशें दी थी स्वामीनाथन जी ने, जिसमें से 175 जो थी मांगे जो थी, कांग्रेस ने उस पर काम करके पूरा कर दिया था। कुछ जो 10 साल है उसमें भाजपा ने भी काम किया है, लेकिन जो मुख्य मांगे थी भाजपा ने काम नहीं किया है। दूसरा, जो इनके सबसे बड़े नेता हैं मोदी जी, उन्होंने, जो विश्व गुरु हैं, उन्होंने एमएसपी को लेकर हरियाणा में जहां पे किले गाड़ी गई हैं और वहां पे लोगों का, किसानों का रोका गया है, वहां पे क्या कहा था, जरा मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, सुनिए विश्व गुरु को। लागत लगती है खेती करने में, उसका इनपुट कॉस्ट है, बीज होगा, पानी होगा। नहीं सर, वो जावेद जी सुना हुआ है, वो ऑलरेडी बहुत वायरल है, उसको लेकर बीजेपी से हम कई बार सवाल कर चुके हैं। तो वादा किसने किया था? वादा किसने किया था? देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था ना, और अभी कमेटी बनाई थी 2 साल पहले जब काले कानून लाए थे। नहीं, और इसलिए तो किसान कह रहे हैं कि जब मोदी जी ने वादा किया है, मोदी की गारंटी की बात हो रही है, तो हम मोदी जी से ही पूछेंगे ना। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस क्रूशियल टाइम में इसे आंदोलन को और कॉम्प्लिकेटेड कर रही है क्या सर? आप तो मुझसे पूछ रही है ना, आप तो मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं जवाब दे रहा हूँ। वादा किसने किया था? हमने वादा नहीं किया था, हमने फिर भी सिफारिशें लागू की, हमने फिर भी सिफारिशें लागू की, 175 सिफारिशें लागू की। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या क्या लागू किया। 70,000 करोड़ का हमने कर्ज माफी किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया या नहीं किया? ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। ठीक है, संदीप चौधरी जी, कांग्रेस को भी आपने सुन लिया, किसान नेता को भी सुना, बीजेपी को भी आपने सुना। अब कांग्रेस पर जो सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि जब बातचीत सकारात्मक सिलसिले में आगे बढ़ रही है तो कांग्रेस यहां पर स्थिति को और पेचीदा बना रही है। दूसरी तरफ यहां पर राहुल गांधी भी कहते नजर आए जब छत्तीसगढ़ में थे कि भाई हमारी सरकार बनी तो हम एमएसपी लागू कर देंगे। ठीक है, अब हम वादा कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं जावेद जी आपके पास, मैं आऊंगा, ठीक है। नहीं, आप सवाल पूछ रहे हो तो नहीं, मेरा सवाल सीधे संदीप चौधरी जी से था। कांग्रेस की तरफ से जो आश्वासन दिया गया है उस पर संदीप जी की प्रतिक्रिया ली जा रही है। जी संदीप जी। नहीं तो मेरा जवाब लोगे ना, मेरी पार्टी का सवाल है तो मुझसे जवाब लोगे ना। बताएं सर, प्लीज बताएं। हाँ, दूसरा, आप कह रहे हो कि 3 राउंड की वार्ता फेल हो गई है। पीएलए के साथ, चाइनीज आर्मी के साथ जो है भारत की वार्ता 18 राउंड फेल हो गई है। कुछ नतीजा निकला? नहीं निकला, चीन घर में घुस के बैठा है। तो वार्ता तो ये केवल टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, बदनाम ये किसानों को करते हैं। इनके नेता खालिस्तानी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, और संसद में ही इन्होंने कहा, क्या कहा कि 700 किसान शहीद हो गए, हमें नहीं पता। और ये ऐसी सरकार है जिसने पेस्टिसाइड पे जीएसटी दिया और खाद पे जीएसटी लगा दिया। 20,000 करोड़ का इंटरिम बजट में खाद सब्सिडी काट दिया। 11,290 किसानों ने पिछले साल सुसाइड किए। कौन जिम्मेदार है? 10 साल से ये है, कभी ये नेहरू को कोसते हैं, कभी ये गांधी परिवार को कोसते हैं, कभी कांग्रेस को कोसते हैं। आपको क्यों चुना गया? झूठ बोलने के लिए चुना गया आपको। ठीक है, वादे आप करते हो और सवाल हमसे करते हो। ठीक है, अब आपके जितने सवाल है वो बीजेपी से ले लूंगा सर मैं। अब आपके सारे सवाल बीजेपी से ले लूंगा, लेकिन संदीप जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। संदीप जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए कुणाल जी, जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के नेता लड़ रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है। इनकी लड़ाई आपने देखा होगा, ये लगातार चलती रहती है, और कब कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और कब बीजेपी के कांग्रेस में चले जाएंगे पता नहीं चलता। लेकिन ये है, जैसे हमारे साथी साहिब सिंह बैठे हैं, इन्होंने कहा अगर वार्ता सही दिशा में बढ़ रही है, ऑलरेडी
2-3 बार वार्ता हो चुकी है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। आपने केंद्रीय मंत्री को सुना कि सही दिशा में वार्ता हो रही है, किसान नेताओं को सुना, तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से सेटिस्फाइड हैं। और ये इतना छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत पेचीदा मुद्दा है, इसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को थाने से छुड़ाना है, चल भाई सरकार ने ऑर्डर कर दिया उसको छोड़ दिया। वो इसमें एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, किस तरीके से फसलों को खरीदा जाएगा, किस तरीके से उनको स्टोर किया जाएगा, किस तरीके से फिर उनको आगे सेल आउट किया जाएगा, किस तरीके से किसानों का पैसा दिया जाएगा। ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली चीज है। बात रही कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग का गठन किया था, लेकिन ये भी हकीकत है फिर उस चीज को कहीं ना कहीं पेंडिंग में डाल दिया गया, तो बच कांग्रेस भी नहीं सकती। और बीजेपी इसलिए नहीं बच सकती कि बीजेपी के चुनावी उसमें एक ये प्रथम क्या बिल्कुल बड़ा मुद्दा था, फ्रंट पे था, प्रधानमंत्री ने भी कहा। और मुझे याद है हरियाणा बीजेपी के उस टाइम अध्यक्ष होते थे ओम प्रकाश धनखड़ जी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था हरियाणा के किसानों को लेकर, कुर्ते उतारकर बिल्कुल नंग ढोकर उन्होंने प्रदर्शन किया था। और उनकी ये थी कि जब हमारी सरकार आएगी पहली कलम से स्वामीनाथन जो आयोग की जो रिपोर्ट है, जो सिफारिशें हैं, वो लागू कर दी जाएंगी। तो वो चीजें लागू नहीं हुई है, लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीतिक दलों के, राजनीतिक लोगों के चुनाव के दौरान जो भाषण होते हैं, जो स्टेटमेंट होती है, वो केवल और केवल एक लॉलीपॉप होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। अब सीधा कांग्रेस का आरोप है कि वार्ता महज एक दिखावा है, सिर्फ टाइम पास है। इसी पर जवाब बीजेपी नेता और किसान नेता दोनों से ले लिया जाएगा, लेकिन छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। सवाल और चर्चा लगातार जारी है, आप देखते रहे JK24 सही। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो एक तरफ जहां ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किसान संगठनों की तरफ से किया गया है, वहीं आप दूसरी तरफ चौथे राउंड की वार्ता चंडीगढ़ में होने जा रही है आने वाले रविवार को। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया। आशीष जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि यहां पर जावेद जी सीधा कहते नजर आए कि भैया वार्ता सिर्फ दिखावा है और किसानों को एंटी नेशनलिस्ट का जो टैग है वो भी बीजेपी ने ही दिया था। देखिएगा, हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस की बातों को तो हम सीरियसली इसलिए नहीं लेते क्योंकि कांग्रेस का एक ही काम है, और वो है किसी न किसी तरह, जैसे बारात में फूफा या ताई होती है जिसको बिगाड़ना होता है सारा काम, चाहते हैं। और इसका और इसके अलावा कोई मकसद नहीं। किसानों के साथ हमारी बातचीत एक पॉजिटिव मैनर में चल रही है, निष्कर्ष की तरफ बढ़ रही है। ये चाहते ही नहीं वो निष्कर्ष निकले, ये चाहते हैं किसी न किसी तरीके उसके बीच में बवाल पैदा हो। वो समझना पड़ेगा, हमें तो समझ है और अब खुशी है किसान नेता भी इनकी इस मंशा को समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें समझना दो तीन बातों को और पड़ेगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था कि कॉम्प्रिहेंसिव लोन वेवर देने में क्या दिक्कत है। दूसरी एक और दिक्कत आपको व्यूअर्स को समझना पड़ेगा कि क्यों हम लोग इनसे टाइम मांग रहे हैं, इनकी मांगों पे समझने के लिए। ये कह रहे हैं मनरेगा के अंदर जो है, जो आपने अभी 600 रुपया आप पर डे का दीजिए, लेकिन आपको मालूम है करंटली इस समय कितना दिया जाता है, 357 पर डे। तो 357 को 600 करना यानी ऑलमोस्ट डबल करना एकदम से इंस्टेंट डिसीजन ये नहीं हो सकता। और फिलहाल मैक्सिमम टेन्योर 100 दिन का होता है। इनकी मांग है कि उसको 200 दिन का कर दिया जाए, यानी दोनों चीजों को डबल करने की मांग की गई है, जो एकदम इंस्टेंट नहीं हो सकता। और जिन लोगों को नहीं पता हो उनके लिए बता दूं, जो मनरेगा है ना, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट गारंटी प्रोग्राम है, वर्क परमिट का गारंटी प्रोग्राम। इतने बड़े प्रोग्राम में अगर चेंज करना है, और वो भी चेंज 5-10% का नहीं, सीधा डबल करना है, तो वो एकदम से खड़े पांव नहीं हो सकता। दूसरी कई और मांगे इस तरह की हैं जो अभी जिनके ऊपर विचाराधीन है, जिनको अभी मैं डिटेल में नहीं लूंगा क्योंकि हमारी पॉजिटिव बात चल रही है, उसको छेड़ना जरूरी नहीं। लेकिन आपके व्यूअर्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है आखिर साहिब जी, लेकिन एक सीधा महत्वपूर्ण सवाल है जो बात यहाँ पर बीजेपी नेता डॉक्टर आशीष हांडा कहते नजर आ रहे हैं कि भाई चाहे किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी हो या फिर MSP पर तमाम फसलों को लागू कर देना, ये इतना आसान नहीं है। सरकार पर बहुत आर्थिक बोझ आएगा और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी यहां पर कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। लिहाजा एक लंबी दौर की बातचीत, क्या किसान नेता इस चीज के लिए तैयार हैं? कुणाल जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से बताना चाहूंगा कि अगर देश को कारपोरेट का 12 लाख करोड़ रुपए का लगभग कर्ज माफ करने के बाद कोई असर नहीं पड़ा, या कारपोरेट को दी गई सुविधाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा, और मजदूर किसानों को अगर आप थोड़ी सी, अगर पिछली बार का आप
संपूर्ण कर्ज माफी देखें तो मात्र 17,000 करोड़ रुपए में ये माफ हो गया था पूरा कर्ज जी। अब अगर इससे ज्यादा 1 लाख करोड़ के करीब पूरा कर्ज है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश बहुत बड़ा है, विशाल है। आपकी सरकार का यह दावा है कि हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन तो आप अपने जो सबसे अगले 2 साल बाद फिर किसान नेता आंदोलन करेंगे और हम फिर कर्ज माफी करेंगे, फिर 2 साल बाद करेंगे, फिर किसानों को देख के बाकी व्यापारी करेंगे। तो आप तो किसान तो आशीष जी ये कह रहे हैं कि जब उद्योगपतियों का हजारों करोड़ों का माफ हो सकता है तो किसानों का एमएसपी के कानून की गारंटी मांग रहे हैं हम लोग। आपने एमएसपी के कानून की गारंटी दे दी, आप एमएसपी कानून बना दीजिए ताकि हम जो कर्ज लें वो लौटा सकें। जो हम बैंकों से कर्ज लेते हैं हम क्यों लौटा पाते हैं? समय की मार, फसल की मार, जवाब दे रहा हूं सर, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। मारे हम पर पड़ जाती हैं। यहाँ पे संतुष्ट करने के लिए बैठा हूँ। मेरा मकसद यहाँ पे आप ही के सवालों के जवाब देना है। आपका एक लाइन का सवाल भी मैं समझ गया, अब मुझे उसका जवाब देने में थोड़ा समय लगेगा। नहीं, लेकिन राकेश टिकैत भी तो यही कहते नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट वो यही है ना कि भाई सरकार और उद्योगपतियों के बीच मिली भगत है। यही कारण है कि उद्योगपतियों का हजारों करोड़ों का कर्ज माफ कर दिया गया, लेकिन किसानों पर ये दिव्य दृष्टि नहीं दिखाई जा रही। मैं बताता हूं ना सर, एक्चुअली क्या होता है, जैसे कंपनी में बॉस ने किसी एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ानी हो जिसकी वो मांग कर रहा है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि अगर राम की बढ़ाएगा तो शाम भी मांगेगा, शाम की बढ़ाएगा तो घनश्याम भी मांगेगा। एक दिक्कत ये होती है। दूसरी दिक्कत कि एक साथ सैलरी बढ़ाने की बजाय वो हो सकता है थोड़ी सैलरी बढ़ा दे, थोड़ा ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ा दे, थोड़ा फेस्टिवल एडवांस बढ़ा दे, ये भी तरीके होते हैं। अब जो स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट है वो अपने आप में ये कहती है कि किसानों का जो लेवल है वो इम्प्रूव होना चाहिए, उनकी इनकम बढ़नी चाहिए, उनके अंदर खुशहाली आनी चाहिए, जिसके लिए MSP@P2+50 का प्रावधान है। अगर वो देना एकदम से हमें लगता है हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसके साथ में PM किसान फसल योजना दे रहे हैं, जिसमें 12 करोड़ बेनिफिशरीज को अब तक 3 लाख करोड़ रुपया दिया जा चुका है। हम इसमें PM फसल बीमा योजना दे रहे हैं, जिसमें 1.5 लाख करोड़ रुपया अब तक दिया जा चुका है और 40 करोड़ किसान पंजीकृत हो चुके हैं। हम PM किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को 5 लाख करोड़ दे चुके हैं। हम PM कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 57 लाख फसली बीमा को लेने का नियम इतना जटिल बनाया गया है कि किसान की फसल बर्बाद होने के बाद भी हमारे संग्राम में भी ऐसा किसान नहीं है जिसको फसली बीमा मिला। करोड़ किसानों को कर चुके हैं। हम CAM के माध्यम से 1260 मंडियों को जोड़ चुके हैं। गैर बासमती चावल के, ठीक है जावेद जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है आशीष जी। अब ये सारे कदम जो हैं ये मोदी सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए तो ठीक है जावेद जी को सुन लीजिए कि आप जो तमाम फैसिलिटीज किसानों को देने की बात कह रहे हैं कि भाई ये मोटी मोटी चीजें हासिल नहीं हो पाई, लेकिन बाकी चीजें भी हैं ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। ठीक है जावेद जी आपका स्टैंड। मैं आ रहा हूँ आशीष जी आपके पास। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की इन्होंने बात की। 40,000 करोड़ रुपया इंश्योरेंस कंपनी ने शुरू के 5 साल में कमाया है। आज किसान उसका प्रीमियम नहीं भर पा रहा है, ये सच्चाई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। 20,000 करोड़ की खाद सब्सिडी इन्होंने काट दी। पहले 2014 में डीजल जो था 50 से 55 रुपए आता था डीजल, आज 90 रुपए आ रहा है। और जो DAP खाद का बोरा आता था वो 600 रुपए का आता था, आज 1200 रुपए का आ रहा है। और इसमें हम आपको मात्र कुछ रुपए लेके हम कर देते हैं। मैं आपको बीच में बोला था, ये क्या तरीका है? ठीक है जावेद जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। जैसे सच्चाई बोलते हैं ना बीच में टोकना शुरू कर देते हैं। ये मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया कि स्वामीनाथन जी ने 201 रिकमेंडेशन दी थी। 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने 175 रिकमेंडेशन को पास किया, उस पर काम किया। और बीजेपी ने 10 साल में केवल 23 रिकमेंडेशन पे काम किया। और जो 2 मुख्य है उस पे ही प्रधानमंत्री ने वादा किया था 2 साल पहले। गिनवा दीजिए ना, मैंने बताया ना, PM किसान योजना, PM फसल बीमा योजना, PM क्रेडिट कार्ड, PM कृषि सिंचाई योजना, आपने क्या लागू की थी बताइए। ये इंश्योरेंस, अरे आप बताइए ना आपने क्या लागू किया था। आपके टाइम पे तो आपके नेता कहते थे पैसे पेड़ों पे नहीं लगे। आपके टाइम पे तो के पैसे एक एक करके प्लीज सर की बातें लगती थी। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है सारा पैसा जो आपने में डाला है, ठीक है दोनों को डाउन कर दिया जाए प्लीज।
संदीप जी, सीधा स्पष्ट सवाल, क्योंकि कांग्रेस नेता यह कहते नजर आ रहे हैं कि मैक्सिमम चीजें स्वामीनाथन आयोग की कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में आम किसानों को सौगात के तौर पर दे दी थी, बची कुछ जो चीजें हैं वो लंबी तौर पर खींची गई है बीजेपी की सरकार में, यानी कि मोदी सरकार पार्ट 1 और मोदी सरकार पार्ट 2 में। जबकि दूसरी तरफ साहिब जी कहते हुए नजर आ रहे हैं, और राकेश टिकैत जी ने भी कहा कि भाई सरकार की और उद्योगपतियों की मिली भगत है, यही कारण है कि हजारों करोड़ों का कर्ज जो उद्योगपतियों के ऊपर है उसे माफ कर दिया जाता है, लेकिन किसानों को बिल्कुल भी इस कैटेगरी में नहीं लाया जाता। कैसे देखते हैं आप संदीप जी? देखिए कुणाल जी, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन जैसे कांग्रेस की बात है, देखिए जनता ने कांग्रेस को इसलिए नकारा कि जनता की उम्मीदों पर कांग्रेस खरी नहीं कर रही थी, जैसा जावेद जी फिर क्या फायदा? सुनिए ना, 10 साल से मोदी सरकार ने वादा किया है, आप कांग्रेस को रो रहे हो। नहीं, वादा तो राहुल गांधी जी ने भी कर लिया है ना, वादा तो राहुल गांधी जी ने भी किया है कि हमारी सरकार आ गई तो हम एमएसपी लागू कर देंगे। आप कांग्रेस को रो रहे हो। नहीं, मैं तो इसलिए भी कह रहा हूं कि आपके नेता भी वादा कर रहे हैं ना, आपके नेता भी तो वादा कर रहे हैं, तो आप भी उसी कैटेगरी में। एक सेकंड शट डाउन कीजिए इनका ऑडियो प्लीज। संदीप जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, ये बहुत चीज गलत लगती है। कुणाल जी, कांग्रेस की इस जगह पहुंचने में इनके बोलने का तरीका है। अगर ये अच्छे से बोलते, अच्छे से वार्तालाप करते, लोगों को सेटिस्फाई करते, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस गर्त में नहीं जाती। इस तरीके से बोलना, ऐसा व्यवहार करना, ये लोगों को पसंद नहीं आता। लोगों ने बीजेपी को चुना, लेकिन बीजेपी भी तब तक ही रह सकती है जब तक लोगों को उम्मीद है। जिस दिन लोगों की उम्मीद टूटने लगेगी, जो किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हर जगह नहीं है। मैं आपको बताऊं, बीजेपी केरला में नहीं है, बीजेपी तमिलनाडु में नहीं है, बीजेपी आंध्रा में नहीं है, बीजेपी तेलंगाना में नहीं है, बीजेपी हिमाचल में नहीं है, बीजेपी पंजाब में नहीं है, बीजेपी दिल्ली में नहीं है, बीजेपी बंगाल में नहीं है। ऐसे तमाम स्टेट है हिंदुस्तान के जहां बीजेपी नहीं है। अगर टिका रहना है तो लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, जो वादे हैं, जो किसानों की समस्या है, उनको हल करना पड़ेगा। तो टिके रहने के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आज प्लेटफॉर्म बीजेपी के पास है, बीजेपी मुझे लगता है कुछ ना कोई रास्ता निकलेगा। ठीक है, ठीक है। सरदार साहिब जी, अब आने वाले वक्त में क्या रणनीति किसान संगठन बनाते नजर आ रहे हैं? अगर रविवार को जो वार्ता है वो भी आगे चलेगी, क्या वहां पर निष्कर्ष की उम्मीद की जा रही है, या आने वाले वक्त में हम उम्मीद करें कि किसान संगठन तैयार हैं कि लंबी बातचीत चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अच्छा कंक्लूजन निकले? देखिए, हम लोग किसान हैं कुणाल जी, हम बीज बोने के बाद 6 महीने इंतजार करते हैं, तब फसल तैयार होकर घर आती है। हमने अपनी मांगों को रख दिया है, सरकार जितना चाहे लंबी वार्ता करे, जब तक हमारी बातें मान नहीं लेगी हम घर वापस जाने वाले नहीं हैं। हम सरकार से सकारात्मक और अपनी मांगों को मनवाकर ही लौटेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से हम अपनी मांगों को रखते रहेंगे। ठीक है। अब दूसरा यह है कि सरकार मंडल सरकार से सरकारी विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, कभी नहीं बताते ये लोग जनता को कि सरकार का इतना बड़ा बजट विज्ञापनों पे खर्च होता है। जब किसान को देने की बात आती है, मजदूर को देने की बात आती है, तो आर्थिक रोना शुरू हो जाता है। ये बात जो है समझ से परे है। अब जो सरकार बनेगी, जो हमारे देश में आना चाहेगा, तो किसानों को, मजदूरों की बात को मानना ही होगा। ठीक है, मैं आशीष जी से सवाल ले लूंगा, लेकिन सीधा स्पष्ट सवाल जो आशीष जी भी कहते नजर आए कि जब बातचीत के लिए सकारात्मक तौर पर किसान राजी हैं, लंबी बातचीत चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इतने बड़े जमघट की बॉर्डर्स पर क्या जरूरत थी? ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कि नहीं है? अगर जब बातचीत चल रही है, एक के बाद एक डेट दी जा रही है, कंक्लूजन निकल रहा है, तो बाकियों को घर भेज दीजिए। किसान है, पीड़ित है, पीड़ित किसान है, वो अपने दर्द को लेकर अपने जो उनके नेता हैं, जहां उनके जो पदाधिकारी यूनियंस हैं, उनके साथ चल देते हैं, और वो एक दूसरे के साथ चलते हैं। किसानों का जो नेचर है, प्रकृति है, वो साथ काम करने की है। हम खेतों में भी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं और अपनी मांगों को लेकर भी सारे इकट्ठे हैं। ठीक है, डॉक्टर आशीष आंडा, सीधे आपका जवाब। मैं सबसे पहले तो कहूंगा कि आज जिस बढ़िया माहौल में आज आप डिबेट करवा रहे हैं, और हमारे किसान नेता, हमारे किसान भाई जिस मैच्योरिटी का इस समय उदाहरण दे रहे हैं, उसके लिए सच में उनको सैल्यूट करने का मन कर रहा है। लेकिन साथ में हमें ये भी समझना पड़ेगा कि देखिएगा, जैसे किसान हमारे लिए पूजनीय है, हम उसको अन्नदाता कहते हैं। जरा सोच के देखिएगा, मैं अपने किसान भाई से ही पूछता हूँ, इसी देश में, हमारी संस्कृति में डॉक्टर को भी पूजनीय कहा जाता है, शिक्षक को भी बड़ा ऊंचा दर्जा दिया जाता है,
हमें सबको साथ लेके चलना है। अगर हम सिर्फ एक की बात मान लेते हैं ना, तो कल दूसरा प्रदर्शन ना करे कि भाई मेरे भी मांग मानो, नहीं तो मैं भी सड़क पे बैठ जाऊंगा। सरकार को ये सब भी देखना होता है। अब देखिएगा उन सब की जो इनकम है वो टैक्सेबल होती है। बिल्कुल, अब देखना बेहद खास है कि रविवार को जो समय दिया गया है, तारीख दी गई है, जगह दी गई है, यहाँ पर जो चौथे राउंड की वार्ता है वो कितनी सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ेगी, किसान कितना संतुष्ट होते हुए नजर आएंगे और सरकार कितना संतुष्ट कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतनी ही इजाजत दे रहा था।